हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 2018 से 2016 के बीच में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको जो है सॉल्व करेंगे। उन प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के सेशन में। इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी पता होगा कि 24 तारीख से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। 24 से 25 तारीख के बीच में जिनका भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट अभी हो रहा है और इनके लिए जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड निकल नहीं पा रहा है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब एरर बता रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम होने में अभी बहुत सारा समय है। उन विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड शो हो रहा है जिनका जो है 24 से 25 तारीख के बीच में एग्ज़ाम है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट क्लोज आता है, 4 से 5 दिन बचे होंगे, उसी समय जो है एनटीए की तरफ से आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो 4 से 5 दिन पहले आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। और भी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, हमारे विश्व का रूपांतरण जो है 2030 एजेंडा यानी कि एजेंडा 2030। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। हमारे विश्व का रूपांतरण जो है एजेंडा 2030 तक जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसे जो है संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के अंतर्गत जो है किया जा रहा है। और इसका थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सतत विकास, निरंतर विकास। ऐसा नहीं कि एक साल हमने विकास कार्य किए और उसके बाद रुक गए, नहीं, निरंतर विकास करने का जो है इसका पूरा एजेंडा बनाया, मतलब पूरा थीम बनाया गया था। इसके थीम के बारे में याद रखिएगा, थीम के बारे में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। थीम क्या था आपका? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य के वैश्विक लक्ष्यों में जैसे गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित जो है शामिल है इस एजेंडा का। ठीक है, इस एजेंडा के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब एक निर्धारित किया गया है। पहले तो सतत विकास के बारे में निर्धारित किया गया कि सतत विकास होना चाहिए, निरंतर विकास होना चाहिए, किन क्षेत्रों में होना चाहिए? गरीबी खत्म करने में, पर्यावरण की रक्षा करने में, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको जो है डिसाइड किया गया है। कब तक? 2030 तक। एजेंडा जो है 2030 जो है डिसाइड किया गया है। इसका थीम भी मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा सा समय लिया मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। इसमें पूछा जा रहा है कि रिक्टर स्केल में 6.0 और 6.9 के रेंज के परिणाम वाले भूकंप को किस प्रकार का माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। क्या उसे मध्य स्तर का माना जाता है, या तीव्र, या फिर बड़ा, या बृहद। तो आपको अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तीव्र माना जाता है इसको। जो 6.0 और 6.9 के बीच का जो भूकंप आता है उसको तीव्र भूकंप माना जाता है।
और देखिए 3 पॉइंट से नीचे के भूकंप जो होते हैं वो उसमें झटके थोड़े बहुत होते हैं लेकिन नुकसान बहुत कम होता है। लेकिन 7 पॉइंट से ऊपर के जो भूकंप आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर औद्योगिक नगर है या कोई महानगर है, अगर वहाँ पर इस प्रकार के भूकंप आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्षति होती है। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि भूकंप किस यंत्र से मेजर किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा, और किस पे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पे, आपको याद रखना है। और ये जो एक अंक होता है, ये रिक्टर स्केल का जो पैमाना होता है 1, 2, 3, ये अपने अंक के 10 गुने को शो करता है, आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट मुझे पता है उसके बारे में मैं बताता चलूंगा। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सर्दी के मौसम में घनी धुंध के बारंबार घटनाओं का कारण क्या है। तो जो सर्दी के समय में जो हमारी कैपिटल, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, वहाँ के एनसीआर इलाके में सर्दी के मौसम में जो है धुंध की बारंबार घटनाओं का कारण क्या हमें बताना है। उसके संदर्भ में यहाँ पे 3-4 जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है खेत की ठुंड को जलाना, यानी कि जो एग्रीकल्चर करते हैं हमारे किसान भाई और फसल को ऊपर से हार्वेस्टिंग के द्वारा जैसे काट लिया जाता है और उसके जो ठुंड बचते हैं या डंठल बचते हैं उनको जला देना, ये कारण है। दूसरा दिया गया है ग्रामीण घरों में जैव मात्रा को जलाना, और तीसरा यहाँ पे दिया गया परिवहन, और चौथा दिया गया प्रदूषकों को सीमा से परे का संचालन। तो यहाँ पर इन चारों में से आपको मेन इंपॉर्टेंट जो कारण है उसके बारे में बताना है। यहाँ पे चारों विकल्प दिए गए हैं, अगर आपको आंसर पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका ये तीनों चारों सही हो जाएगा। पहला तो देखिए कारण ये कि खेत की ठुंड जलाना, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर में 1-2 साल में, तो आपको पता होगा कि हरियाणा में किसानों ने जो है जो वो बोलते हैं ना धान की पराली जो है उसको जला दिया, गेहूं के जो डंठल है उनको जला दिया। उसके कारण से जो है एक स्मॉग टाइप में पूरा दिल्ली एनसीआर में फैल गया था और सांस लेने में बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। तो ये भी एक कारण है। दूसरा ये कि ग्रामीण घरों में जैव मात्रा को जलाना, तो ये भी एक मुख्य कारण है। और इसके साथ परिवहन जो है दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज होते हैं और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वो सभी आपके संसाधन है या परिवहन है, और उससे क्या होता है कि अपशिष्ट के रूप में CO2 भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो ये भी सभी भी जो है मुख्य कारण है। और चौथा यहाँ पर देखिए कि प्रदूषकों को सीमा से परे का संचालन, ये भी एक प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे ये चारों आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट MSW में आता है, आपको बताना है। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, किसके अंतर्गत आता है आपको बताना है। पहला देखिए इसमें बताया जा रहा है कि घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका यहाँ पर स्वच्छ संबंधी अपशिष्ट के अंतर्गत, और यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, तीसरा होगा ये गलियों का अपशिष्ट है। और यहाँ पे चौथा दिया गया है निर्माण और ढहाने का मलबा। तो आपको बताना है कि नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट MSW किसके अंतर्गत आता है। उसके संदर्भ में यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये चारों आपका सही हो जाएगा। पहला है घरेलू अपशिष्ट के रूप में भी आता है, यहाँ पे दूसरा है स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट के रूप में आता है, और यहाँ पे तीसरा दिया गया गलियों का अपशिष्ट, और चौथा है निर्माण और ढहाने का मलबा। इन चारों के अंतर्गत आता है नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट। यानी ठोस का मतलब मजबूत, जो बिल्डिंग को गिरा दिया गया तो उनके द्वारा जो इकट्ठा होता है अपशिष्ट, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत, स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट के अंतर्गत, गलियों के अपशिष्ट के अंतर्गत, और निर्माण और ढहाने के मलबा अपशिष्ट के अंतर्गत। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दोहन के लिए भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर व वायु ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा होगा, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से, अगर आपको आंसर पता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 91.438% हिस्सा जो है किसका होगा, सौर व वायु ऊर्जा का।
कब तक? ये 2022 तक का लक्ष्य है आपका। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर और वायु ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है 91.438% तक करना है, ये इसका लक्ष्य आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा इसमें है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपको इसके संदर्भ में 4 दिए गए हैं स्टेटमेंट और आपको बताना है कि ये फ्लाई ऐश जो है एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है, लेकिन इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है या किस लिए किया जाता है। पहला देखिए यहां पर दिया गया कि सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। बी दिया गया बंजर भूमि के विकास के लिए किया जाता है। और सी दिया गया यहां पर कि बांध और जल धारण संरचनाओं के लिए किया जाता है। और डी दिया गया ईंट उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से फ्लाई ऐश जो कि पर्यावरण हितैषी संसाधन है, इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पे ये चारों आपका राइट हो जाएगा। ए बी सी डी ये सभी आपका राइट हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है। पहला दिया गया कि सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि के लिए भी जो ये फ्लाई ऐश निकलते हैं ताप विद्युत संयंत्रों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बी जो यहां पर दिया गया बंजर भूमि के विकास में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सी जो दिया गया बांध और जल धारण संरचनाओं में भी जो इसका उपयोग किया जाता है। और ईंट उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो फ्लाई ऐश यानी कि जो निकलता है जलाने के बाद आपका अवशेष ये फ्लाई ऐश बचता है, इसका इस्तेमाल जो है सीमेंट बनाने के लिए ईंट उद्योगों में इस्तेमाल होता है। जो सीमेंट आपका बनता है ऐसे नहीं बनता है, वो जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं जो स्टीम से जो बिजली बनाई जाती है कोयले से, तो वो जो निकलता है कोयले का उसका इस्तेमाल जो है ईंट उद्योग में और बांध और जल धारण संरचनाओं को बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी क्या हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रभाव और अंत नहीं होता है, आपको बताना है चारों विकल्पों में से। अगर आंसर पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सूखा। सूखा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि प्राकृतिक आपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता। तो सूखा का जो है आपका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता पड़ती है एग्जाम पीरियड में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि अभिकथन ए अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क क्या बताया जा रहा है कि अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। तो अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहले कथन में यही बताया गया था कि अंतः वायु प्रदूषण जो है स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तो अंतः जो वायु प्रदूषण होता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा होता है। तर्क यानी कारण क्या तर्क बताया गया, तर्क क्यों दिया गया इसमें कि अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है, इसी कारण से जो है अंतः वायु प्रदूषण जो है स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान करना है। पहला देखिए ताप विद्युत संयंत्र दिया गया है जिसको पी से इसको इंडिकेट किया गया है। फिर उसके बाद विशाल विद्युत परियोजना जिसको LHP से इंडिकेट किया गया है। और उसके बाद परमाणु ऊर्जा जिसको NE से इंडिकेट किया गया है। और उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा जिसको RE के साथ इंडिकेट किया गया है। और पूछा जा रहा है कि जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजना सम्मिलित है, उसको बताना है, इसके क्रम में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए TPP और यहाँ पे RE, LHP और NE। इसका मतलब मैंने बताया था TPP का मतलब क्या है, यहाँ पे ताप विद्युत संयंत्र
और उसके बाद जो है आपका LHP का मतलब RE दिया गया है। यहाँ पर RE का मतलब मैंने आपको बताया था नवीकरणीय ऊर्जा, और यहाँ पे LHP का मतलब क्या मैंने बताया था, विशाल विद्युत परियोजना, और उसके बाद NE का मतलब क्या बताया था, परमाणु ऊर्जा। तो ये क्रम हमारा सही हो जाएगा, इसी क्रम में इसको लगाना था। तो ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जाता है कि भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है, अगर आपको सही आंसर पता है तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोधित वाहित मल। देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भारत की नदियों में इन चारों विकल्पों में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाएगा। तो अशोधित वाहित मल जो होता है, इसको जो है भारत की नदियों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। मतलब जो शहरों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, नालों के द्वारा नदियों में प्रवेश करता है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया से जो नालों के द्वारा पानी प्रवेश करता है नदियों में गंदा, वो अशोधित जल होता है। यानी उसमें बहुत सारे अपशिष्ट केमिकल्स होते हैं जो कि नदियों में जाते हैं, नदियों के बायोडायवर्सिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं और नदी के पानी को भी गंदा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की नदियों में जो है प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो है अशोधित वाहित मल होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि 2018 से 16 के बीच में पूछे गए हैं लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से। तो यहाँ पर देखिए पहले दिया गया है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कि भूमि का जो है उपयोग में परिवर्तन, बी दिया गया है जल निकास और निर्माण, और सी दिया गया ओजोन में कमी, और डी दिया गया जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर मैंने लिख दिया लेकिन ऑप्शन बी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, पहला आपका ए और बी डी सही हो जाएगा। ए में है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन, बी दिया गया जल निकास और निर्माण, और डी जो ऑप्शन दिया गया जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन में यही दिया गया था कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में से जो है किसका प्रभाव पड़ता है, तो भूमि उपयोग के परिवर्तन में, और जल निकास के निर्माण में, और जलवायु परिवर्तन में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। आई होप कि आप इसका आंसर दे पाए कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब जरूर दीजिए। तो यहां पर आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या पूछा गया कि ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपका ईंधन जो है पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। इसके साथ साथ यहाँ पे CNG एक है, ये भी एक आपका नेचुरल गैस है, इससे भी पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही कम होता है आपका। तो यहाँ पर लेकिन ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है, उसके बारे में आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये प्रदूषक गैस है जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पे याद रखना ये गाड़ियों के द्वारा CFC होता है, निकलता है, जो आपका AC होता है, एयर कंडीशनर होता है, उसके द्वारा निकलता है, जो फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से जो है क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस निकलती है, और यही गैस जो है आपके ओजोन लेयर को ब्रेक करती है, डिफेक्ट करती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए ये अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर अभिकथन में दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं,
और तर्क में क्या बताया जा रहा है कि जाड़े में मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संगीत यानी कि बायोमास को जलाते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, उपले हो गए, बहुत सारे जो गर्म कोयला हो गया उसको जलाते हैं। और आपको बताना है यहाँ पे कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। आपको इन चार विकल्पों में से बताना है अगर आपको आंसर पता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विलंबित सूक्ष्म कण। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। तो विलंबित सूक्ष्म जो कण है वो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के लिए प्रमुख कारण है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 और ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए में बताया जा रहा है कि सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क क्या दिया जा रहा है कि पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती है। तो अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिखा है लेकिन ये ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर दिए गए ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हो जाएंगे लेकिन तर्क जो है क्या करता है, अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का वो है आपका 17 का ऑप्शन ए, सड़क परिवहन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण का प्रदूषण का जो है प्रमुख स्रोत क्या है। तो सड़क परिवहन जो है इसका प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। तो जल के द्वारा जो उत्पन्न रोग नहीं है उसके बारे में बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। डेंगू जो है जल जनित रोग नहीं है। टाइफाइड जो है जल जनित रोग है, ये बुखार का एक प्रकार है। हेपेटाइटिस होता है, हैजा है, ये सभी जल जनित रोग हैं। लेकिन डेंगू जो है आपका मच्छर के काटने से होता है। आपको पता है मादा एनीफ्लीज नाम का मच्छर होता है और उसके काटने के द्वारा जो है आपको डेंगू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है। आपको बताना है यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से अगर आपको सही आंसर पता है तो। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनामी। सुनामी जो है प्राकृतिक आपदाओं में से हाइड्रो मौसमी नहीं है, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं में वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य कितना है। आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 मेगावाट तक जो है इसका है। भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं में से वर्ष 2022 तक जो है पावर उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 5 मेगावाट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बताना है कहां पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रवांडा में। आपको याद रखना है ऑप्शन ए क्या है, आपका राइट आंसर है रवांडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषण को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। आपको बताना है यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतही ओजोन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषण को चिन्हित करना है जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होता है। तो जो सतही ओजोन होती है, ओजोन गैस, उसके द्वारा जो है आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। सतह का मतलब जो हमारे भूमंडल के जो सतह के साथ लगी हुई गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है इन चार विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, असंसाधित मल जल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक मैंने ऊपर कराया था कि भारत की जो नदियां हैं उसमें जो गंदे जल प्रवाहित होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल आपका पानी हो गया, चाहे शहरों का हो गया, तो उसके कारण से जो है नदियां गंदा हो रही। तो उसी संदर्भ में ये भी प्रश्न है कि भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो असंसाधित मल जल, यानी कि शहरों को द्वारा जो अशोधित, यानी क्या मतलब उसको साफ नहीं किया गया है, वो गंदा पानी जिसमें केमिकल है, अपशिष्ट हैं गंदे, वो जाते हैं नदियों में और वहां जो है उस जल को प्रदूषित करते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा जा रहा है कि समपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक जो है समपोषक विकास का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य कितना है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 गीगावाट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का जो लक्ष्य है वो 10 गीगावाट का लक्ष्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए में दिया गया कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क क्या बताया जा रहा है कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है। अब आपको बताना है कि क्या इसमें से जो चार विकल्प दिए गए हैं कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क क्या है कि अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी मृदा संसाधन है उनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और तर्क में ये बताया गया था कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास होता है। वास मतलब घर होता है। जैसे देखते हैं जो कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो जमीन के अंदर अपना घर बनाए रहते हैं। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा लेकिन तर्क जो है विकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व मौसम संगठन WMO का उद्देश्य, यहाँ पे ये देखिए डाटा जो थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, 2010 से 2019 के दशक में जो है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका सही था। यहाँ पे डेट तो था, मर्ज हो गया था, यहाँ पे बीच में डैश देना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व मौसम संगठन WMO का उद्देश्य जो है 2010 से 19 के दशक में जल मौसम यानी कि हाइड्रोमीटिओरोलॉजिकल आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या जो है 1994 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है। इन चारों विकल्पों में से बताना है आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 50% तक जो है इसको कम करना है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि विश्व मौसम संगठन WMO का उद्देश्य जो है 2010 और 19 के दशक में जल मौसम यानी कि हाइड्रोमीटिओरोलॉजिकल आपदाओं के कारण, जैसे कि बिजली जाना और भी कई सारे जो भी मौसम आपदा है उसके कारण जो मृत्यु होती है, उसको कम करने का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो 50% का आपको याद रखना है, उसको आधा करना है पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
यहाँ पर बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण क्या है। आर्सेनिक प्रदूषण का यहाँ पूछा जा रहा है कारण क्या है भूजल के अंतर्गत, कहाँ पर, बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में। तो यहाँ पे चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है अगर आपको आंसर पता है तो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक स्रोत। यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण क्या है, प्राकृतिक स्रोत जो है भूजल में जो है आर्सेनिक का जो है आपका प्रमुख कारण है, आपको याद रखना है प्राकृतिक स्रोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यहां पर बताना है कौन सा वायु प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कजली, जिसको सूत बोलते हैं हम लोग। याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो कजली, जिसको सूत बोलते हैं, ये मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अभिकथन ए में दिया गया कि पर्यावरण को बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन है। तर्क क्या बताया जा रहा है कि पर्यावरण कैसे कार्य करता है और कैसे अलग अलग मानवीय विकल्प पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, इस संबंध में हमारी समझ पर्याप्त नहीं है। इस कारण से जो है पर्यावरण को बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि इन चारों विकल्पों में से सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो मैंने पहले ही इसको इंटर रिलेट करके आपको समझा दिया था कि पर्यावरण को बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन क्यों है। तो कठिन इसलिए कि पर्यावरण कैसे कार्य करता है, यानी कि हमने बहुत सारा अध्ययन कर रखा है पर्यावरण के बारे में, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ जानना है उसके बारे में, और ये कैसे अलग अलग मानवीय विकल्प और पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, इस संबंध में हमारी समझ या जानकारी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का जो है लक्ष्य रखा है 2022 तक, आपको बताना है। तो इन चारों विकल्पों में से अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 51.1% के आसपास का ये लक्ष्य रखा गया 2022 तक। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 51% के आसपास जो है इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा जा रहा है कि संकल्प राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिंक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य रूप में जो है सृजित करने का प्रस्ताव है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.5 से लेके 3 बिलियन टन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं कि संकल्प राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में जो है भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से जो है वर्ष 2030 तक किस सीमा तक जो है अतिरिक्त कार्बन सिंक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव है। कितना? 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बर्फानी तूफान जो है ये मौसम संबंधी घटना है, आपको याद रखना है। बाकी हिमानी, तटीय कटाव ये मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। मौसम का मतलब जो वेदर होता है, जैसे बारिश होता है अचानक से होता है, अचानक से नहीं होता है, तो इस तरह की जो घटनाएं जैसे बर्फानी तूफान है ये मौसम
संबंधी घटना या खतरे के अंतर्गत आता है आपका। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न मैंने कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम भी बहुत पास में है और आपका फिक्स डेट हो चुका है कि एग्जाम होना है। तो किसी भी प्रकार की दुविधा भी नहीं है आपको कि नहीं मेरा एग्जाम का डेट कब है, कैसे है। तो इस बारे में सब कुछ क्लियर है आपको कि आपका एग्जाम कब होना है। तो आपको बस इतना करना है कि जितना भी समय शेष आपके पास बच रहा है उसका आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर करें। अगर आपने सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ रखा है तो आप उसको रिवाइज करिए। और मैं जैसा कि बार बार आपको कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई अच्छी बुक प्रीवियस ईयर की मिलती है, वो भी व्याख्यान के सहित जो पूरी तरह से एक्सप्लेन हो, उसमें कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो उस प्रकार के बुक्स को सॉल्व करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ अगर इस वीडियो के अंतर्गत किसी भी प्रश्न में डाउट है, समझ में नहीं आया, गलत लगता है और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो एग्ज़ाम जब तक है तब तक मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसको शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उन दोस्तों की भी हेल्प हो जाए और वो एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकें। तो आपकी मदद हो रही तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का ये बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।